हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, आज के हमारी क्लास का टॉपिक है हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत। चूंकि हम ट्रेड साइकिल मॉडल्स के 4 मॉडल पहले पढ़ चुके हैं, उनके पीडीएफ और पीपीटी भी जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से हम शेयर भी कर चुके हैं। आज आपका 5वां और लास्ट ट्रेड साइकिल मॉडल जो आपके सिलेबस में है वो है हिग्स का व्यापार चक्र सिद्धांत। उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो चूंकि जो हायक का सिद्धांत था और हार्ट्रे का सिद्धांत था, वो दोनों मौद्रिक सिद्धांत थे। मुद्रा में परिवर्तनों के द्वारा अर्थव्यवस्था में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, उनके सिद्धांत इस बात पर आधारित थे। केन्स का सिद्धांत था वो मुद्रा से हटके थोड़ा रियल सेक्टर की तरफ आ जाता है, आय और उत्पादन की तरफ आ जाता है, जिसमें कि स्वायत्त निवेश का रोल मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। अतः जो केन्स का ट्रेड साइकिल मॉडल है वो केवल गुणक सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। लेकिन जब हमने सैमुअल्सन पढ़ा तो हमने देखा कि सैमुअल्सन ने यह बताया कि व्यापार चक्र सिद्धांतों में अंतिम आय वृद्धि जो है वो निवेश के डबल रोल के साथ काम करती है, जिसमें स्वायत्त निवेश तो है ही, साथ में प्रेरित निवेश भी काम करता है, जिससे कि त्वरक गुणक के साथ साथ त्वरक भी प्रभावित हो जाता है और अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती है। तो अर्थव्यवस्था को एक्सीलरेट करने के लिए, उसको गति देने के लिए त्वरक का महत्व है। तो हिग्स ने भी सैमुअल्सन की ही भांति, जो कि उनके समकालीन ही थे लगभग, उन्हीं की भांति त्वरक और गुणक दोनों के सम्मिश्रित प्रभावों वाले ट्रेड साइकिल मॉडल से हमें परिचित करवाया। तो हिग्स ने व्यापार चक्र के सिद्धांत की व्याख्या 1950 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थियोरी ऑफ द ट्रेड साइकिल। इसमें इसकी विस्तृत व्याख्या की है। हिग्स ने भी सैमुअल्सन के अनुसार गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया के द्वारा व्यापारिक चक्रों को घटना बताया। इन दोनों में सिर्फ अंतर यह है कि हिग्स ने व्यापार चक्रों को आर्थिक विकास के साथ जोड़ दिया। क्योंकि जब हम कोई भी इकोनॉमिक मॉडल करते हैं तो उसमें बहुत सी स्थैतिक मान्यताएं ले ली जाती हैं। मुख्यतः जनसंख्या को स्थिर मान लिया जाता है ना, पूंजी के बढ़ने की दर को स्थिर मान लिया जाता है। तो इस तरह की जो प्रायोगिक चीज़ें होती हैं, जब उनको स्थिर मान लेते हैं तो जो मॉडल निर्मित होता है वो स्थैतिक बन जाता है, ज़्यादा स्टैटिक मॉडल कहलाता है। हिग्स की यह खासियत रही कि हिग्स ने अपने सिद्धांत में इन कुछ स्थित मान्यताओं को प्रगतिशील मानते हुए इनके प्रभाव को भी व्यापार चक्र में शामिल कर लिया, जिससे कि हिग्स का सिद्धांत जो है वो आर्थिक विकास के साथ जुड़ गया। उन्होंने व्यापार चक्र की समस्या को एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था, ग्रोथ की तरफ जाती हुई अर्थव्यवस्था की समस्या माना। अर्थात एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक उतार चढ़ाव ज़्यादातर एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति के इर्द गिर्द होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यवस्था, अर्थव्यवस्था विकास की ओर कदम बढ़ाती है, बहुत सारे निर्णय लेती है और निवेश का स्तर बढ़ाती है, तो उस अर्थव्यवस्था में तेजी की तरफ जाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार हिग्स का व्यापार चक्र मॉडल व्यापार चक्र सिद्धांत को आर्थिक विस्तार के साधनों से जोड़ने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। तो हिग्स के व्यापार चक्र मॉडल को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें कहाँ कहाँ से आई है। तो 3 अर्थशास्त्रियों के कुछ विचार इसमें सम्मिश्रित होकर आए हैं। नंबर 1, जेएम केन्स का मल्टीप्लायर एनालिसिस, गुणक सिद्धांत केन्स के द्वारा दिया हुआ। नंबर 2, जेएम क्लार्क के द्वारा दिया गया एक्सीलरेटर एनालिसिस। और तीसरा है अर्थशास्त्री हैरड के
द्वारा दी गई विकास विश्लेषण या विकास की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है किसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, उस एनालिसिस का सम्मिश्रण हिग्स के व्यापार सिद्धांत में पाया जाता है। तो बेटर है कि चूंकि ये तीनों हमारे सिलेबस में वैसे क्लार्क का सिद्धांत नहीं है, लेकिन हेरल्ड का भी है और केन्स का भी है। तो केन्स का हम पढ़ चुके हैं, हेरल्ड का हम आगे 5th यूनिट में पढ़ेंगे। तो जब हम थोड़ा सा क्लार्क का भी आप देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से हिग्स का मॉडल समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने खुली है, हम इस सिद्धांत के बारे में और ज़्यादा विश्लेषण करेंगे उसमें कि इस सिद्धांत में स्वतंत्र निवेश यानी कि जो स्वायत्त निवेश होता है उसको विकास का साधन माना गया है प्रारंभ में। जैसा कि केन्स ने भी कहा था, स्वायत्त निवेश अपनी भूमिका निभाता है आय को वापस जनरेट करने में। तो जो बढ़ती हुई जनसंख्या है या किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की तकनीकी प्रगति है, जो कि दोनों ही बढ़ती हुई हैं, उनके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? स्वायत्त निवेश, जो कि सरकार के द्वारा अपनी देखरेख में किया जाता है। अतः हिग्स के मॉडल में जो धारणाएं महत्वपूर्ण हैं वे निम्न प्रकार से हैं। संतुलित विकास दर अर्थात वास्तविक बचत तथा वास्तविक निवेश में संतुलन ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। नंबर 2, प्रेरित व स्वतंत्र निवेश यानी कि स्वायत्त निवेश जिसको हम स्वतंत्र निवेश कहते हैं, और प्रेरित निवेश जो कि प्राइवेट सेक्टर से आता है, उसे उन दोनों में संतुलन बना रहे, और गुणक और त्वरक की अंतर क्रिया में भी संतुलन बना रहे। स्वतंत्र निवेश तथा प्रेरित निवेश में अंतर इस प्रकार किया गया है हिग्स के द्वारा कि प्रेरित निवेश उत्पादन स्तर में परिवर्तन का यानी डेल्टा वाई, जिसे हम डिनोट करेंगे बाद में, तथा स्वतंत्र निवेश वर्तमान उत्पादन स्तर का फलन है। ठीक है, वर्तमान उत्पादन स्तर के फलन के रूप में स्वायत्त निवेश को लिया है, और प्रेरित निवेश को जो है वो उत्पादन स्तर में परिवर्तन यानी पिछली अवधि और इस अवधि के मध्य जो उत्पादन यानी जीएनपी में जो अंतर आया है उसे हम प्रेरित निवेश के रूप में हिग्स के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। हिग्स के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें कि पहली मान्यता है, अपने व्यापार चक्र सिद्धांत को विकसित करने के लिए हिग्स ने जो जो मान्यताएं ली हैं उसमें पहली है, हिग्स ने एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की कल्पना की है। यानी हिग्स के मॉडल में जो अर्थव्यवस्था काम करेगी वो एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था होगी, ठहरी हुई स्थिर और इस टाइप की अर्थव्यवस्था नहीं होगी जिसमें कि निवेश को सोच समझ के किया जाता है, सोच सोच कर या कम मात्रा में किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था हिग्स की मॉडल की अर्थव्यवस्था नहीं है। उसमें स्वतंत्र निवेश नियमित दर से बढ़ रहा होता है ताकि व्यवस्था में संतुलन बना रहे। बचत तथा निवेश दरों में वृद्धि जो है वो अर्थव्यवस्था को संतुलन पथ से दूर ले जाती है। जब हमने ट्रेड साइकिल मॉडल का एक सामान्य सा चित्र बनाया था, जब हम केन्स की बात करते हैं तो एक नॉर्मल 4 से 5% दर से बढ़ती हुई विकास दर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके आसपास अर्थव्यवस्था रहे तो उसे ट्रेड साइकिल नहीं कहते, लेकिन समय यानी कम समय में ही तेज गति से उस लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ यदि अर्थव्यवस्था गमन करे तो ट्रेड साइकिल्स का घटित होना उसमें माना जाता है। तो नेचुरली जब अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो उसमें बचत और निवेश दरों में जैसे ही वृद्धि होती है वैसे ही अर्थव्यवस्था संतुलन पथ से दूर चली जाती है। हिग्स ने गुणक और त्वरक के मूल्यों को स्थिर ले लिया और उत्पादन को पूर्ण रोजगार स्तर से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, यह भी उसने मान्यता ले ली। यानी एक अपर लिमिट होगी उत्पादन स्तर के बढ़ने की जहां पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, उसके बाद पूर्ति को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, त्वरक का मूल्य इकाई से अधिक होता है तथा कुल निवेश कभी भी शून्य से नीचे नहीं गिरता है। कुल निवेश में दो तरह के निवेश हो गए, स्वायत्त निवेश प्लस प्रेरित निवेश, है ना, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो चूंकि स्वायत्त निवेश हमेशा ही, प्रेरित निवेश चाहे जीरो हो जाए, लेकिन चूंकि स्वायत्त निवेश हमेशा ही एक स्थिर गति से बढ़ रहा होता है, इसलिए कुल निवेश कभी भी शून्य से नीचे नहीं आता है। नेक्स्ट है, गुणक तथा त्वरक पिछड़े संबंध के रूप में कार्य करते हैं। यानी पिछले, ये पिछड़े की जगह पिछले है, यानी पिछली अवधि की आय को भी इसमें कंसीडर किया जाएगा, केवल इस अवधि की आय से ही काम हमारा नहीं चलेगा। अब है इन मान्यताओं के चलते हिग्स के सिद्धांत की
व्याख्या। इसका जो रेखा चित्र है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके सामने आ जाएगा। मान्यताओं के चलते, उपयुक्त मान्यताओं के चलते हिग्स के सिद्धांत की व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था है जो प्रारंभ में संतुलन की स्थिति में है। इस अर्थव्यवस्था में जो स्वायत्त निवेश है, जिसे हम स्वतंत्र निवेश कहता है हिग्स, उसके कारण गुणक की कार्यशीलता से निवेश में कई गुना अधिक वृद्धि होगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ेगा, अधिक उत्पादन, उपभोग बढ़ेगा यानी कि अधिक मांग सृजित होगी, तो अधिक उत्पादन की आवश्यकता सृजित होगी, ज़्यादा मात्रा में फिर और निवेश करना पड़ेगा, जिससे और अधिक आय में वृद्धि होगी। इस तरीके से यह प्रक्रिया संचित बन जाएगी। आय में जब तेजी से वृद्धि होने लगेगी तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी कम हो जाएगी। यानी एक चक्र जब पूरा बूम पे आ जाएगा तो दूसरा कैसे घटित होगा, वो डाउनवर्ड कैसे आएगा, वो समझाने के लिए हिग्स कहते हैं कि जब आय के उच्चतम स्तर पर व्यक्ति के उपभोग स्तर पहुंच जाते हैं तो फिर एमपीसी में कमी होने लगती है, क्योंकि उपभोग स्तर को बढ़ाने की एक लिमिटेशंस होती हैं। जब उपभोग के समस्त साधनों को व्यक्ति अपने आय के उच्च स्तरों पर उपभोग कर चुका होता है और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ आगे बचता नहीं है, तो उसकी एमपीसी कम हो जाती है। एमपीसी के बारे में एक मुख्य मान्यता भी यही है कि धनिक देशों की एमपीसी कम होती है, गरीब देशों की एमपीसी ज़्यादा होती है, क्योंकि उच्च आय स्तरों पर उपभोग के साधन लगभग लगभग वो उपभोग कर चुका होता है व्यक्ति, कुछ और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए उसकी एमपीसी कम रहती है। जबकि गरीब के सामने उपभोग के साधनों का, जो उसने अभी तक उपभोग किए भी नहीं है, एक भंडार पड़ा हुआ होता है, उसके सपनों का एक महल जैसा उपभोग का संसार पड़ा हुआ होता है। तो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है उसकी एमपीसी बढ़ती जाती है, लेकिन जब आय के उच्च स्तर हो जाते हैं तो एमपीसी गिरना शुरू हो जाती है। इस वजह से गुणक और त्वरक विपरीत क्रियाशील हो जाते हैं, यानी कि निवेश के स्तर घटने लगते हैं, आय उत्पादन के स्तर घटने लगते हैं, रोजगार के स्तर घटने लगते हैं। इस तरीके से गुणक और निवेश, गुणक और त्वरक जो है वो विपरीत दिशा में कार्य करने लगते हैं, जिससे कि यह प्रक्रिया संचित होकर निवेश में अधिक मात्रा में कमी आ जाएगी, आय में और अधिक कमी आ जाएगी। इस तरह अर्थव्यवस्था जो है, जो पहले तेजी की तरफ जा रही थी, वो वहां से टर्न होके आर्थिक मंदी की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से हिग्स ने आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति, इन दोनों व्यापार चक्रों को समझाया है। अगेन एक पॉइंट में थोड़ा सा और इससे स्पष्ट कर देते हैं कि जब चढ़ाव शुरू हो रहा होता है, अपस्विंग जिसको हिग्स कहता है, उसमें गुणक और त्वरक की मिलीजुली क्रिया से आय बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में गुणक और त्वरक की जब आपस में इंटरैक्शन होता है तो उससे आय के वृद्धि होने की प्रक्रिया और निवेश की एक निरंतर बढ़ती हुई प्रक्रिया प्राप्त होती है। इसे हिग्स ने लिवरेज इफेक्ट कहा है। ये थोड़ी टाइपिंग एरर है, इसे इफेक्ट कर लीजिएगा। लिवरेज इफेक्ट, लीवर प्रभाव क्या होता है, ये कई बार छोटे प्रश्न में आ जाता है, 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो लीवर प्रभाव किसे कहते हैं? हिग्स द्वारा प्रस्तुत की गई गुणक और त्वरक की अंतर क्रिया के द्वारा घटित होने वाली व्यापार चक्र प्रभावों को लीवर इफेक्ट कहा जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक कि पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला सीलिंग पॉइंट, उच्चतम स्तर प्राप्त नहीं हो जाता। अब ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है स्लाइड में, जो मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। इसको आप समझ लीजिए, एक्स अक्ष पे टाइम है और वाई अक्ष पे आउटपुट इन्वेस्टमेंट ऑन लॉग स्केल लिया है। लॉग स्केल पे लेने की वजह से ये जो रेखाएं हैं AAFF, EE और ये CC, ये एक सीधी रेखा के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो लॉग पैमाना जो है वो बहुत सारी गणनाओं को कुछ छोटा करके और सीमित अंकों में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि बहुत सी लाखों करोड़ों की जो आंकड़े हैं, जो कि बहुत बेतरतीब तरीके से होते हैं, उनको एक सिमेट्री में लाके एक सीधी लाइन के रूप में ड्रॉ हम कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। इसमें एक बीच में जो उतार चढ़ाव वाली रेखा है, A B C D E F,
है ना, F के ऊपर फिर से वापस बढ़ती हुई, जिसको आप G पॉइंट दे सकते हो, जो E बिंदु पे काट रही है। तो ABCDEFG करके जो स्मॉल लेटर्स में दिए हुए हैं, ये मूवमेंट है अर्थव्यवस्था के, कि कब वो ऊपर की तरफ जा रही है और कब वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इसी डायग्राम को आप एक अलग अपनी कॉपी में बना लीजिए। आगे जैसे जैसे इसका विश्लेषण करेंगे, पीछे स्लाइड पे जाना पॉसिबल हमारा नहीं होगा बार बार, तो आप जो है वो इसको अपनी कॉपी पे बना के सामने रख लीजिए, और फिर जैसे जैसे हम इसका विश्लेषण करते जाएंगे, आप अपने डायग्राम की तरफ देखते जाएंगे, ताकि हमें बार बार पीछे स्लाइड ना ले जानी पड़े। तो रेखा चित्र विश्लेषण आपके सामने सीधा सीधा दिया हुआ है, जो मैंने आपको समझा दिया है कुछ कुछ शुरुआत में, कि x पे और y पे क्या लिया है, लॉगरिथम पे लेने से क्या होता है। अब उसके अंदर की व्याख्या कर लेते हैं। रेखा ए जो है वो स्वायत्त निवेश की स्थिर प्रतिशत दर को प्रकट करती है। ए फॉर ऑटोनोमस, तो ए रेखा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त निवेश की एक समय के साथ, एक्स एक्स पे हमने समय लिया है, टाइम लिया है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो समय के साथ एक संतुलित दर से बढ़ती हुई पॉजिटिव ढाल वाली रेखा है स्वायत्त निवेश। यानी कि अर्थव्यवस्था में यह हमेशा एक संतुलित दर से बढ़ता रहेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था को एक विस्तार हमेशा मिलता रहेगा। रेखा ई जो है वो उसी के अनुरूप उत्पादन के संतुलन पथ को प्रकट करती है। संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, तो हम वहां से हमने ई उठा लिया एक्स ने, तो ई रेखा उसी के अनुरूप, किसके अनुरूप, ए के अनुरूप बढ़ती हुई उत्पादन के संतुलन पथ को प्रकट करती है। रेखा सी सीलिंग से लिया है, तो पहले ही मान्यता में इसने ले लिया है कि पूर्ण रोजगार का एक सीलिंग पॉइंट भी है, तो वहां से ऊपर ज्यादा रोजगार को आप सर्जित नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीलिंग पॉइंट में भी एक छोटा सा ढाल है, सीधा एकदम बिंदु नहीं है, तिरछा पहाड़ नहीं है, एक ढाल वाला मोड़ है ऊपर। मैं एक बार फिर से इसको स्लाइड को पीछे ले जाती हूँ। ए से बी गए, है ना, रोजगार सृजित हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है, तो वो बी पॉइंट पर जाते जाते पूर्ण रोजगार अवस्था आने लगती है। लेकिन बी टू सी कुछ दिन ऐसे हैं, एक दिन या एक समय बिंदु नहीं है, ये एक ढलान है, बी से सी में भी एक कुछ समय जाता है, तो वो भी पॉजिटिव ढाल के अंतर्गत आ जाता है, रेखा सी वाले। तो कहने का मतलब है कि कुछ अवधि तक, जो इसमें 10-15 दिन हो सकते हैं, 10-12 दिन हो सकते हैं, उस अवधि तक जो रेखा है वो उसके साथ साथ चलती है सी के, तो सीमित मात्रा में रोजगार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सी के पश्चात पूर्ण रोजगार को नहीं, आगे और रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त होने के बाद में जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि, स्वायत्त निवेश और तकनीकी उन्नति होती है, तो बढ़ती समय की सीमा के साथ यह भी धनात्मक ढाल वाली है, अर्थात कुछ कुछ बढ़ती रहती है। हिक्स का एक कोटेशन है इसमें, कि मैं ये मान्यता लेने में केन्स का अनुसरण करूंगा कि उत्पादन प्रभावी मांग के उत्तर में लोचहीन, इनइलास्टिक हो जाता है। यानी कि केन्स ने प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत दिया था, जब जब प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती रहती है, रोजगार, आय और उत्पादन का स्तर बढ़ता रहता है। लेकिन उसके बाद जब प्रभावपूर्ण मांग बढ़ना चालू ही रखती है, लेकिन सप्लाई शॉर्ट होने लगती है, तो फिर उसके उत्तर में सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक हो जाती है, और हम उसके सीमा के आगे रोजगार को नहीं बढ़ा सकते हैं। रेखा एफ एक चीज और बच गई है, ए स्पष्ट हो गई, सी स्पष्ट हो गई, ई स्पष्ट हो गई। रेखा एफ जो है वो व्यापार चक्रों की संकुचन की न्यूनतम सीमा, एफ कहाँ से लिया, फ्लोर लिमिट से लिया हमने, फ्लोर से एफ ले लिया, न्यूनतम सीमा को प्रकट करती है, जहां तक वास्तविक आय और उत्पादन वास्तव में गिर सकते हैं। उसके पश्चात वो वापस उठेंगे, वापस उठाव वाला चक्र शुरू हो जाएगा, और एफ रेखा से नीचे कभी भी उत्पादन का स्तर नहीं जाएगा। मूल बिंदु से यह शुरू नहीं होती है, क्योंकि एक व्यक्ति की आय शून्य हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्र की आय कभी भी शून्य नहीं होती, वह धनात्मक बनी रहती है। तो हिक्स की इस मॉडल को वापस से आप कुछ पॉइंट्स जो सामने दिए हुए हैं स्लाइड में, उस पर आप काम कर सकते हैं,
और अधिक उसको विस्तार दे सकते हैं कि ये गतिशील अर्थव्यवस्था जिसको हम डायनेमिक इकोनॉमी कहते हैं, ये पूर्ण रोजगार सीमा बिंदु जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर सरकता है समय के साथ, इसलिए स्थैतिक अर्थव्यवस्था की तुलना में इसको प्राप्त करने में थोड़ा समय लग जाता है। मैंने कहा कि बी टू सी जाने में एक ढाल है, मोड़ के में भी एक तीखा बिंदु या मुड़ता हुआ तीखा बिंदु नहीं है, एक ढाल है, स्लोप है जो समय के साथ साथ कुछ समय तक चलता रहता है। आय का ऊपर वाला मोड़ बिंदु टर्निंग पॉइंट जो है वो कुछ साधनों जैसे जनसंख्या में वृद्धि, तकनीकी में परिवर्तन, पूंजी स्टॉक में परिवर्तन आदि द्वारा निर्धारित होता है। विस्तार की प्रक्रिया उच्चतम सीमा से टकराते टकराते चलती है और नीचे की ओर कुछ समय के बाद मुड़ जाती है। और कुछ अवस्थाओं में जब गुणक त्वरक की अंतर क्रिया इतनी मजबूत नहीं होती है तो उच्चतम सीमा छूने से पहले भी यह टर्निंग पॉइंट आ सकता है। ऐसा हिक्स ने कुछ खास तरह की अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकेत दिया है। निवेश में जब जब सीलिंग पॉइंट पे टच करने के बाद जब वापस डाउन टर्न स्टार्ट होता है तो निवेश में कटौती निरंतर होती जाती है, परंतु ये कटौती अनंत तक नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की निचली सीमा भी एक होती है जो कि शून्य तक नहीं जा सकती है, क्योंकि कुल निवेश कभी भी शून्य नहीं होता है। स्वायत्त निवेश के रूप में सरकार कुछ न कुछ निवेश की मात्रा अर्थव्यवस्था में संतुलित रूप से डालती रहती है। यह हमने हिक्स की मान्यता में सबसे पहली मान्यता में सेकंड नंबर वाली मान्यता में देख लिया था। तो डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो एक सीमा तक ही चलती है और उसके बाद अर्थव्यवस्था उसके साथ ही डाउन डाउन पॉइंट जो है, लास्ट वाला सीलिंग पॉइंट, सॉरी, फ्लोर लिमिट वाला जो पॉइंट है उसके साथ रिगड़ते रिगड़ते हुए थोड़ा सा देर चलती है और फिर अपस्विंग की तरफ बढ़ जाती है। हिक्स की मॉडल के क्रिटिसिज्म या आलोचना आपको सामने वाली स्लाइड में मिल जाएंगे। निश्चित रूप से जब कोई मॉडल आता है तो उस पर विवेचन होता है, विश्लेषण होता है, कुछ अच्छे पॉइंट निकाले जाते हैं और कुछ उसके दोष निकाले जाते हैं। तो आलोचकों द्वारा हिक्स के इस मॉडल की आलोचना की गई है। नाम इसमें शामिल है कैल्डोर के, शापिरो के, ड्यूजनबेरी के। इन्होंने कहा है कि ये सिद्धांत त्वरक की कठोर अवधारणाओं पर आधारित होने के कारण अत्यंत रूखा हो गया है। हिक्स ने भी सैमुअल्सन की भांति गुणक व त्वरक में स्थिर मूल्य ले लिए, गुणक और त्वरक के, और फिर व्याख्या की। तो ये आलोचक कहते हैं कि तो फिर तो ये स्टैटिक ही हो गया, है ना, डायनेमिक कैसे रहा। टीएफ डर्नबर्ग एंड डीएम मैकडुगल के अनुसार हिक्स ने मान्यता ले ली कि अधिक सीमा की वृद्धि दर बिल्कुल वही है जो स्वायत्त निवेश की दर है, परंतु इसमें था ना डायग्राम में कि जो नीचे वाली जो लाइन है ए ए, उसके अनुरूप ही ई चलेगी, वो वाली बात की आलोचना ये लोग कर रहे हैं। परंतु इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसे सुनिश्चित करना कठिन ही नहीं वरन असंभव है, यानी वो इसके पैरेलल पैरेलल चले रेखा ई ए के, यह जरूरी नहीं है और जनरली चलती भी नहीं है। समय के साथ एक समान दर पर अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है, जैसा कि हिक्स ने कहा है, यह मानना वास्तव में अनुचित है और अवास्तविक है। हिक्स के मॉडल में स्वायत्त निवेश की दर को एक संतुलित दर से बढ़ना, यानी कि वह विद्यमान तो रहता है पर उसकी भूमिका को थोड़ा सा निष्क्रिय सही समझ लिया है हिक्स ने। सारा का सारा दारोमदार जो है वो त्वरक पे दे दिया है, जो कि उचित नहीं है। त्वरक यानी कि प्रेरित निवेश पे ज्यादा बल दे दिया है स्वायत्त निवेश की तुलना में। उसको तो ये मान लिया कि बस ये तो बढ़ेगा, ये एक स्थिर गति से बढ़ता रहता है। जबकि आलोचक कहते हैं यदि वहां कुछ प्रॉब्लम आ जाए स्वायत्त निवेश में, किसी सरकार की इतनी सामर्थ्य ना हो कि वो उस पर ध्यान दे पाए, अधिक ऋण और लोन के नीचे पहले से अर्थव्यवस्था दबी हुई हो, तो फिर स्वायत्त निवेश की भूमिका थोड़ी सी कम हो जाती है। आज के भारत में भी हम देख सकते हैं कुछ जगहों से सरकार भी अपना हाथ खींच रही है, यानी स्वायत्त निवेश की मात्रा में कमी आ रही है और प्रेरित निवेश को बढ़ाने के ज्यादा उपाय किए जा रहे हैं। तो इस तरह की आलोचनाएं वास्तविक सी ही लगती हैं जब हम हिक्स के मॉडल के बारे में विचार करते हैं। हिक्स मॉडल भी जो है वो व्यापार चक्रों पर पड़ने वाले मौद्रिक प्रभावों की उपेक्षा कर देता है, जैसा कि हायक और हार्ट्रे ने जो मुद्रा के रोल की व्याख्या की कि
उससे व्यापार चक्र घटित होते हैं, उसकी यह सिद्धांत बिल्कुल अपेक्षा कर देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हिक्स ने राशनल एक्सपेक्टेशंस का भी कोई जिक्र नहीं किया, जो कि केन्स के सिद्धांत में हमें जिक्र मिलता है। लेकिन नेचुरली जब हम कोई प्रश्न कर रहे हैं तो आलोचनाओं के बाद थोड़ा सा उसका महत्व बताना भी उचित रहता है। तो हिक्स के मॉडल की खासियत बताते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें अन्य व्यापार चक्र सिद्धांतों की भांति हिक्स ने यह नहीं कहा कि उतार चढ़ाव में आर्थिक क्रिया का पतन और अपकर्ष भी तेजी से होता है और वह संभल भी तेजी से जाती है, बल्कि हिक्स ने टाइम लैग का जिक्र किया। इसलिए यह डायनेमिक कहलाया जाता है कि पतन और संभल जाने के बीच की जो समयावधि है वो क्यों आती है, इसका पूरा का पूरा विवरण हिक्स करता है। इसका कारण भी उसने बताया, जिसमें उसने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेटर जैसे कॉन्सेप्ट को भी स्पष्ट किया कि जब गिरने के निम्नतम बिंदु के बाद वापस उठने की प्रक्रिया और उच्चतम स्तर पर पर पहुंचने के बाद वापस नीचे की ओर आने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, यह ऑटोमेटिक संचालित नहीं होता है। इस प्रक्रिया को हिक्स ने व्याख्यायित किया। दूसरी इसकी खासियत रही कि इसमें उतार चढ़ाव की अधिकतम व न्यूनतम सीमाओं को भी निश्चित किया गया। तीसरी इसकी खासियत है, हिक्स ने गुणक त्वरक इंटरैक्शन को बड़ी सरलता से आर्थिक विकास की डायनेमिक शक्तियों के साथ जोड़ा। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिन्हें हर मॉडल लगभग स्थिर मान के अपनी व्याख्या करता है, वहाँ हिक्स ने इनको परिवर्तनशील माना समय के अनुसार। तो ये हिक्स के मॉडल की कुछ खासियतें हम बता सकते हैं। इस तरीके से व्यापार चक्र सिद्धांत का हिक्स मॉडल आपका समाप्त होता है। परीक्षा में चाहे बड़ा प्रश्न आए चाहे छोटा प्रश्न आए, आप इस सामग्री में से पर्याप्त रूप में शब्द सीमा के अनुसार अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ। आप पढ़ते रहें। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।